हिंदी साहित्य कक्षा में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज हम मंदाकिनी के प्रश्नोत्तर में आज हम पढ़ेंगे भोर का तारा जगदीश चंद्र माथुर, यात्रा एक पावन तीर्थ की डॉक्टर देव कोठारी, हमारी पुण्य भूमि और इसका गौरवमय अतीत एकनाथ रानडे द्वारा। ये दूसरा लेसन है जिसमें हम पहले 3 पाठ पढ़ चुके हैं और अब हम 3 पाठ और पढ़ रहे हैं और इनमें से 16 अंकों के जो प्रश्न आएंगे, उम्मीद करता हूं कि ये सारे प्रश्न इन्हीं में से पढ़ें और आपका भविष्य, आपकी सफलता और अधिक निखरे। इसी उम्मीद के साथ मैं सभी विद्यार्थियों से अनुरोध करना चाहूँगा कि ये जितने भी जो वीडियोज़ हैं आप अच्छी तरह से देखें और देख करके उन्हें लिख लें या और किसी माध्यम से आप इन्हें याद करें और अधिक से अधिक अपने विद्यार्थियों को, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को भी शेयर करें ताकि इन सभी वीडियोज़ का सभी को लाभ मिलता रहे। तो आइए हम शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक, भोर का तारा, यात्रा एक पावन तीर्थ की, हमारी पुण्य भूमि और इसका गौरवमय अतीत। आइए शुरू करते हैं मंदाकिनी के प्रश्नोत्तर और उनसे संबंधित कक्षा। आज हम सबसे पहले भोर का तारा को देखते हैं। भोर का तारा जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा लिखा हुआ पाठ, जिसमें संभावित प्रश्न आपके आएंगे कि देश तुमसे ये बलिदान मांगता है का आज से स्पष्ट कीजिए। भोर का तारा एकांकी का क्या उद्देश्य है? शेखर ने अपना अमर काव्य भोर का तारा अग्नि में क्यों भेंट कर दिया? माधव, तुमने तो मेरा प्रभात ही नष्ट कर दिया, यह किसने और क्यों कहा? अगला प्रश्न आपके हो सकता है, शेखर ने स्वयं और छाया को नदी के 2 किनारे क्यों कहा है? प्रत्येक पुरुष के लिए स्त्री कविता है, इससे क्या आशय है? ये भी पूछा जा सकता है कि ये किसने कहा, क्यों कहा, इसका क्या आशय है? हम जानते हैं जीवन कर्तव्य है, ये किसने कहा और इसके कहने का क्या उद्देश्य है? ये प्रश्न आपके हो सकते हैं। अब आप आगे देखिए कि जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखित ऐतिहासिक कहानी, ऐतिहासिक एकांकी भोर का तारा का कथानक प्राचीन इतिहास का है और उसे वर्तमान राजनीति, समाज और देश के धरातल पर खड़ा किया गया है। शेखर एक प्रतिभावान कवि, माधव गुप्त साम्राज्य का कर्मचारी और छाया गुप्त साम्राज्य के सेनापति देवदत्त की बहन और शेखर की प्रेयसी थी, जिसके बारे में आपने एकांकी में पढ़ा है। इसके प्रश्न और इनके प्रश्नों के उत्तर आप इस प्रकार दे सकते हैं कि जब माधव शेखर के घर जाता है तो शेखर अपनी कविता लिख रहा होता है। यह जानकर माधव कहता है कि मैं तुम्हारी परियों की दुनिया में मनुष्यों की दुनिया ले आया था। ये लाइन भी पूछी जा सकती है। मैंने आपको अपने लक्ष्य से विचलित किया है। शेखर कहता है कभी कभी तो मुझे आप में भी कविता दिखती है। तब माधव के माध्यम से लेखक कहता है कि हम लोग रात दिन मनुष्यों की उलझने सुलझाने का प्रयास करते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है। शेखर के माध्यम से वर्तमान राजनीति पर व्यंग्य करते हुए लेखक लिखते हैं कि राजनीतिज्ञ और मंत्री लोग बड़ी सादगी के साथ अमीरी, गरीबी और संधि की समस्याओं को हल करने का नाटक करते हैं। मनुष्यों को इन उलझनों से कभी बाहर नहीं आने देते हैं। अगर कोई कलमकार प्रयत्न करता है तो उसे पागल करार देते हैं। शेखर आगे माधव से कहता है कि मैं सम्राट भवन के पास राजपथ के किनारे खड़ी भिखारिन को भीख देता हूँ। क्यों? क्योंकि उसमें कविता, लय और कला के दर्शन करता हूँ। उसका गहरा झुर्रियोंदार चेहरा, आँखों के बेबस गड्ढे, झुकी हुई कमर, इन सब से लगता है कि विधाता ने उसे सांचे में डाला है और मुझे उसमें कविता नज़र आती है। जब माधव शेखर से छाया के बारे में पूछता है तो वह उसे बताता है कि दोनों नदी के 2 किनारों के समान है। जो प्रश्न आया था पहले कि ये किनारों के समान क्यों कहा गया है, दोनों नदी के 2 किनारों के समान है जो एक दूसरे की ओर मुड़ते तो हैं पर मिलते कभी नहीं है। ठीक यही स्थिति उन दोनों की है जो एक दूसरे से प्रेम करते थे पर पारिवारिक स्थितियों का स्तर समान नहीं था, इसलिए शेखर इसे असंभव मानता है। अगले में देखिए, अगला जो प्रश्न है कि माधव शेखर को समाचार सुनाता है कि आपकी कविता को छाया ने दरबार में सुनाया। सम्राट प्रसन्न हुए, आपको राजकवि बनाया जा रहा है।
आज से ठीक 8 दिन बाद छाया के भाई देवदत्त और मैं वीरभद्र को दबाने तक्षशिला जा रहे हैं। कुछ समय पश्चात छाया और शेखर का विवाह हो जाता है। दोनों साथ साथ रहते हैं, सुखपूर्वक आनंद से जीवन व्यतीत करते हैं। और शेखर अपनी कविता केवल सुबह ही सुनाता था। क्यों? क्योंकि वह रात्रि के तीसरे प्रहर में कविताएं लिखता था, इसलिए वह अपनी कविताएं सुबह ही सुनाता था। छाया ने कहा प्रत्येक पुरुष के लिए स्त्री कविता है। जैसे एक प्रश्न आया हुआ है, छाया ने कहा प्रत्येक पुरुष के लिए स्त्री कविता ही है। क्यों? क्योंकि कविता हमारे सूने दिल में संगीत भरती है। स्त्री भी हमारे उबे हुए मन को बहलाती है। जब पुरुष जीवन की सूखी चट्टानों पर चढ़ता चढ़ता थक जाता है, तब सोचता है चलो थोड़ा मन बहलाव किया जाए। स्त्री पर अपना सारा प्रेम उड़ेल देता है, मानो संसार में उसके सिवा कुछ भी नहीं हो। आगे, जब चांदनी बीत जाती है, कविता नीरव हो जाती है और पुरुष उन्हीं चट्टानों की ओर पिंजड़े से छूटे पंछी की तरह भाग जाता है और स्त्री के लिए वही अंधकार और वही सूनापन रह जाता है। शेखर अपना अद्भुत काव्य भोर का तारा छाया को दिखाता है। सम्राट के राज दरबार में सिरमौर कवि बनने का स्वप्न देखता है। तभी घोड़ों के पदचाप सुनाई देते हैं। सहसा माधव को देखकर वह हतप्रभ रह जाता है। माधव समाचार देता है कि हूणों का सरदार तोरमाण गुप्त साम्राज्य पर आक्रमण कर चुका है। गांव के गांव जल रहे हैं, हत्याएं हो रही है। इस समय सम्राट स्कंदगुप्त को मदद की आवश्यकता है और आर्य देवदत्त वीर गति को प्राप्त हो गए हैं। आर्य देवदत्त जो कि छाया के भाई थे, और वह शेखर से कहता है कि शेखर, तुम अपनी वीर वाणी से युवकों में जान फूंक कर साम्राज्य को बचा सकते हो। शेखर, ये देश तुमसे बलिदान मांगता है। एक प्रश्न आया हुआ है ये, शेखर ये देश तुमसे बलिदान मांगता है, यानी अपने कर्तव्य को समझकर कलम धारण करने वाले कवि शेखर ने भोर का तारा महाकाव्य को अग्नि में डाल दिया और कर्तव्य कार्य करने के लिए निकल जाता है। तब छाया माधव से कहती है कि तुमने तो मेरा प्रभात ही नष्ट कर दिया। तुमने तो मेरा प्रभात ही नष्ट कर दिया, अर्थात मेरे सुखपूर्वक जीवन में आग लगा दी। अच्छे समय की शुरुआत होने से पूर्व ही आपने सब कुछ नष्ट कर दिया। यह शेखर, यह अद्भुत रचना राजा को भेंट करने वाला था, परंतु इससे पूर्व अपने कर्तव्य का पालन और राजधर्म का निर्वाह करने हेतु भोर का तारा को अग्नि में डाल देता है। यानी भोर का तारा जो महाकाव्य था उसके अग्नि में डालने का कारण था कि राजधर्म का निर्वाह करना। दूसरा पाठ है आपके यात्रा एक पावन तीर्थ की, जिसके बारे में आपने पढ़ा भी है, डॉक्टर देव कोठारी द्वारा लिखा हुआ है। और इसके संभावित प्रश्न आपके क्या क्या हो सकते हैं। देखिए, संभावित प्रश्नों में कि चौथम मील की क्या विशेषताएं हैं, सेल्यूलर जेल को लेखक ने पावन मंदिर क्यों कहा है, सेल्यूलर जेल में सैनिकों पर क्या क्या अत्याचार होते थे, रोष द्वीप अब खंडरों का द्वीप बनकर रह गया है, कैसे समझाइए, सेल्यूलर जेल के बारे में गाइड ने क्या बताया, सेल्यूलर जेल में क्रांतिकारियों से क्या क्या काम करवाए जाते थे। ये प्रश्न आपके संभावित हो सकते हैं, इनमें प्रश्न आ सकते हैं। तो देखिए, इसको आप इस प्रकार समझेंगे कि देव कोठारी द्वारा लिखित यात्रा वृतांत, यात्रा एक पावन तीर्थ की, आपको इसे इन्वर्टेड कॉमा में बंद करना है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की स्वर्णिम स्मृतियों का रेखांकन किया गया है। लेखक चौथम मील का वर्णन, इन चौथम मील के बारे में जो आपके प्रश्न आया हुआ है, चौथम मील का वर्णन करते हुए बताते हैं कि यह समुद्र किनारे पर स्थित एक जंगल से जुड़ी एशिया की सबसे बड़ी 100 मील है या आरा मील है, जहाँ पर लकड़ी चीरी जाती है। यहाँ लकड़ी के बड़े बड़े लट्ठों को मशीन से काटा जाता है। कटी हुई लकड़ी रखने के लिए बड़े बड़े गोदाम बने हुए हैं। यहाँ स्थित म्यूजियम में जंगली लकड़ी और वृक्षों के स्वरूप को चित्रकारी के माध्यम से भी बताया गया है। सुनामी के दौरान इस चौथम मील में सबसे अधिक नुकसान हुआ था। चौथम मील के बारे में आप इसे बता सकते हैं। अगला जैसे देखिए, लेखक सेल्यूलर जेल के बारे में क्या बताते हैं कि लेखक सेल्यूलर जेल के बारे में बताते हुए कहते हैं कि जेल स्वतंत्रता सेनानियों से, इस जेल में स्वतंत्रता सेनानियों से क्या क्या काम करवाए जाते थे। प्रतिदिन नारियल या सरसों का तेल निकालने के लिए घानी से बेल की तरह जूतना होता था। बीमार क्रांतिकारी को भी इसमें कोई छूट नहीं थी। तेल निकालने के अलावा उन्हें नारियल के छिलके कूट कूट कर साफ करने होते थे। क्रांतिकारियों को स्वादहीन भोजन दिया जाता था। रोटियां कच्ची और जली हुई दी जाती थी। इस भोजन से क्रांतिकारी अक्सर बीमार हो जाते थे।
रोस द्वीप के बारे में लेखक क्या बताता है? लेखक रोस द्वीप के बारे में बताता है कि अंग्रेजों के ज़माने में अंडमान निकोबार द्वीप समूह की ये राजधानी था। यहाँ पर सभी सरकारी कार्यालय थे। महान स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस ने इसी द्वीप पर सबसे पहले जापानी जनरल से भेंट की थी। अब रोस द्वीप मात्र खंडहर बनकर रह गया है। इस द्वीप पर अंग्रेजों के ज़माने में कई कार्यालय थे, जिसमें सेना बैरक्स था, मुख्य आयुक्त का बंगला था, कार्यालय था, चर्च, बेकरी था, प्रेस था, अस्पताल, पानी के टैंक, बिजली घर, स्विमिंग पूल, बाजार इत्यादि कई इमारतें यहाँ पर थी। सेल्यूलर जेल के बारे में लेखक लिखता है कि यह जेल होकर के भी हमें जेल जैसा नहीं लगा और यह इंडियन बेस्टिल के नाम से जग जाहिर है, प्रसिद्ध है। अटलांटा पॉइंट पर स्थित इस जेल को बनाने के लिए 1890 में सर सीजे लॉयल और उनके साथी A.S. लेंथ ने सिफारिश की थी। 1896 में और 1896 से लेकर के 1906 के मध्य इस जेल का निर्माण हुआ था। इस जेल में 696 कोठड़ियाँ हैं, जिनमें वर्तमान में 291 कोठड़ियाँ ही है, यानी 406 कोठड़ियाँ भूकंप और द्वितीय विश्व युद्ध के समय जापानियों के द्वारा जो बमबारी की गई थी उसमें नष्ट हो गई थी। यह जेल हमारे लिए स्वतंत्रता सेनानियों का पावन मंदिर था, क्योंकि यही वह जगह थी, यही वह द्वीप था जहाँ पर हमारे देश के शुभ चिंतक अर्थात देश निर्माण करने वाली दिव्य आत्माएं निवास करती थी। कठोर और निर्मम वातावरण में रहकर भी देश के भविष्य को रचा था उन्होंने, इसलिए यह जेल हमारे लिए पावन मंदिर था। ये प्रश्न आपके आ सकता है। लेखक ने वीर दामोदर सावरकर की कोठड़ी के बारे में वर्णन करते हुए बताते हैं कि यह कोठड़ी सेल्यूलर जेल के ग्राउंड फ्लोर पर स्थित है। इस कोठड़ी में विनायक वीर दामोदर सावरकर को बंदी बनाकर रखा गया था। यहाँ इतनी क्रूरता और अज्ञातवास था कि 1 वर्ष तक वीर सावरकर को यह पता नहीं चला कि उनके बड़े भाई गणेश दामोदर सावरकर भी इसी जेल में है, यानी इतनी निर्ममता से और इतना अज्ञातवास में उन्हें रखा जाता था। इस कोठड़ी के बाहर एक कोठड़ी बना करके डबल लॉक में वीर सावरकर को रखा जाता था। अन्य इसमें संबंधित आपको पूछा जा सकता है कि सावरकर पार्क और यहाँ पर 6 क्रांतिकारियों की आदमकद मूर्तियाँ थी और वो 6 क्रांतिकारी थे इंदु भूषण रे, बाबा भान सिंह, मोहित मोइत्रा, रामरक्ष, महावीर सिंह और मोहन किशोर नाभादास। ये था आपके सेल्यूलर जेल से संबंधित। अगला पार्ट है आपके हमारी पुण्य भूमि और इसका गौरवमय अतीत। इसके संभावित प्रश्न आपके हो सकते हैं कि कार्य कारण सिद्धांत को आर्य जाति ने कैसे प्रतिपादित किया, भारत भूमि पर मानव अंत्यकरण का विस्तार किस प्रकार हुआ, भारतीय आर्य जाति की विश्व को क्या देन है, भारतीय जीवन दर्शन विश्लेषणात्मक मेघा से संचालित है, भारतीय जीवन दर्शन विश्लेषणात्मक मेघा से संचालित है, कैसे समझाइए। इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए देखिए, ये जो पाठ है एकनाथ रानाडे द्वारा संकलित है, हमारी पुण्य भूमि और इसका गौरव में अतीत, जो कि स्वामी विवेकानंद के भाषण का एक अंश है। इस पाठ का उद्देश्य क्या है? इस पाठ का उद्देश्य यह है कि विवेकानंद के भाषण में भारतवर्ष के गौरव में अतीत, आर्य जाति की अवधारणा, उसकी विश्लेषणात्मक प्रतिभा और कालजयी भारतीय सनातन संस्कृति का सौम्य परिचय इसमें दिया गया है। लेखक के अनुसार हमारी पुण्य भूमि ने संसार को जो ज्ञान, विज्ञान, भौतिक और आध्यात्मिक क्षेत्र में सौगात दी है वह अनुकरणीय है। पाश्चात्य विचारों से ग्रस्त मानव आज हीनता बोध का शिकार हो गया है, जो चिंतन का विषय है। भारत के प्राचीन इतिहास एवं चिंतन की अपूर्व गाथा का विश्लेषण इस पाठ में किया गया है। भारत की अतीत और विपरीत परिस्थितियों के भीषण झंझावात में भी अटल और अचल रहा है। भारत का जो अतीत है विपरीत परिस्थितियों में भी और भीषण झंझावातों में भी अटल और अचल रहा है। असंख्य जय पताकाओं को जीर्ण शीर्ण कर आज भी भारत के अतीत की गौरव गाथा विश्व के कण कण में व्याप्त है। इस पाठ को हम 4 भागों में बांट करके और देखेंगे कि पहला भाग जो है इस पाठ को बांटने का वो है भारत की पुण्य भूमि की विशेषताएं। आप इस प्रकार इनके पॉइंट बनाकर लिखेंगे। भारत की पुण्य भूमि की विशेषताएं क्या है? आर्य जाति भारत की मूल निवासी है या मध्य एशिया और यूरोप से आई है, इसके संबंध में कुछ भी कह पाना असंभव है। इस जाति के स्थानांतरण और रंग के बारे में कोई ठोस प्रमाण भी नहीं है।
पर यही ठोस प्रमाण है कि इन्होंने भारत भूमि को पवित्र सनातनी संस्कार दिए हैं, संस्कृत भाषा दी है जो एक आदि भाषा है। हम आर्य जाति के वंशज है या नहीं, उनका कितना रक्त हमारी रगों में बह रहा है, यह कहना असंभव है, पर इस जाति की सभ्यता ने नदी, पर्वत और समुद्रों को लांघकर देश काल की बाधाओं को नगण्य कर भारतीय चिंतन का रक्त भूमंडल पर प्रसारित किया है। संभवतः अखिल विश्व की प्राचीन ज्ञान राशि का अधिकांश हिस्सा भारत की देन है। दूसरा इसका पॉइंट होगा आपके भारत की विश्लेषणात्मक मेधा। शून्य से कुछ भी संभव नहीं है, यह कार्य कारण सिद्धांत सर्वशक्तिमान और देश कालातीत है। सर्वप्रथम आर्य जाति ने इस सिद्धांत को दिया। ज्ञान सिद्धांत पर ही ऋषि मुनियों का जीवन दर्शन है। भारतीय आर्य जाति ने ही वैज्ञानिक शास्त्र को जन्म दिया है। यही जाति है जिसने अपने देवी देवताओं को तरह तरह से परखा है और परख करके इन्हें अपने ज्ञान और चिंतन के बल पर कभी देवताओं को गौण स्थान दिया, कभी बिल्कुल किनारे कर दिया, और एक नए विश्व धर्म का श्रीगणेश भी अपने भारतीय आर्य जाति ने किया है, जिसके आज भी संसार में किसी अन्य धर्म से अधिक अनुयायी है, जैसे बौद्ध धर्म, जैन धर्म। आर्य जाति ने ही रेखा गणित, ज्योतिष, रसायन शास्त्र, वैद्य शास्त्र और संगीत शास्त्र को जन्म दिया है। तीसरा इसका पॉइंट और तीसरा इसका बिंदु है आध्यात्मिक आदि स्रोत। आध्यात्मिक आदि स्रोत भारत ही वह पुरातन भूमि है जहाँ पर ज्ञान का अवतार हुआ था। ये भारतवर्ष ही है जहाँ मनुष्य आध्यात्मिक प्रवाह के साथ चिरंतन अखत हिमालय पर चढ़कर स्वर्ग के रहस्यों में झांक आया है। इसी देश में सर्वप्रथम मानव जाति की जिज्ञासाओं के रहस्यों का अंकुरण हुआ था। इसी राष्ट्र में आत्मा की अमरता, एकेश्वर सत्ता एवं प्रकृति, मनुष्य के भीतर परमात्म सिद्धांत का सर्वप्रथम उदय यही हुआ था, यानी भारत में ही हुआ था। चौथा इसका जो बिंदु है वो है देवत्व प्राप्ति। यह एक अद्भुत देश है जहाँ व्यक्ति श्रेष्ठतम एवं शुद्धतम तेजोमय विचारों से आबद्ध मानता है। भारत एक दर्शन, अध्यात्म और नीति शास्त्र का पुण्य धाम है। यहाँ मनुष्य अपनी आत्मा से साक्षात्कार कर सकता है। इस देश में ही सुख दुख की अनुभूति और दुख निवारण के कारण ढूंढे गए हैं। इसी गौरव राष्ट्र में मनुष्य ने माया की जंजीरों को तोड़ डाला है। इस देश में ही जन्म मरण के रहस्यों को समझकर समस्याओं का हल किया गया है। देखिए, भारत में ही धर्म को व्यवहारिक और सच्चा रूप दिया गया है। मानव के अंतःकरण का विस्तार यही हुआ है, जिसमें मानव जाति के साथ साथ पशु पक्षी और पेड़ पौधों को भी स्थान मिला है, जो एक भारत ही है। इसके अतिरिक्त चौथा और अंतिम बिंदु है आपके सौम्य हिंदू। संपूर्ण विश्व पर हमारी मातृभूमि का महान ऋण है। प्राचीन और अर्वाचीन कालों में महान जातियों के महान विचारों का प्रादुर्भाव हुआ है। प्रत्येक विचार को पहले रक्त की धार में डूबकर लाखों मानवों की रक्त धारा में तैरना पड़ा है। आप इस शैली में इसे लिखेंगे। जब यूनान का अस्तित्व नहीं था, रोम का भविष्य अंधकार के गर्भ में था, आधुनिक यूरोप के पुरखे जंगलों में अपने शरीर को नीले रंग से रंगा करते थे, उस समय भारत में कर्म चेतना का उन्नत साम्राज्य था। लेकिन भारत ने कभी भी आत्मग्लानि और प्रकृति विरुद्ध सिद्धांतों का सहारा नहीं लिया। शांति और वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत पर चले हैं। इसके विपरीत ग्रीक सेना के संचालन से एक समय धरती कांपती थी, वो अनैतिक था, इसलिए उनका गौरव सूर्य सदा के लिए अस्त हो गया। एक समय रोम संपूर्ण संसार पर अपना शेन अंकित ध्वज उड़ाता था, यानी शेन अंकित जो ध्वज है वो संपूर्ण संसार में लहराता था। सर्वत्र रोम का दबदबा था। रोम का नाम लेते ही पृथ्वी कांप जाती थी। पर आज रोम का कैपिटोलिन पर्वत खंडहरों का ढेर बना हुआ है। पहले जहाँ सीजर रहा करते थे वहाँ पर मकड़ियाँ जाला बुनती है, किंतु हम आज भी जीवित है। भारत की नैतिकता, सौम्यता, सहिष्णुता और आदर्श शांति सिद्धांतों के कारण यही भारतवर्ष है जो आज विपरीत परिस्थितियों को झेलकर भी पूर्ण जीवन शक्ति के साथ खड़ा है। ये था आज का पाठ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और यानी
15 तारीख को आपका मॉडल पेपर जो है वो अपलोड किया जाएगा। तब तक के लिए आप इंतज़ार करें। धन्यवाद।